सोचिए जरा, एक साधारण सा लड़का भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का निर्माता कैसे बन गया। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि जबरदस्त मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के दम पर लिखी गई थी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक विद्वान है, वो एक बच्चे को राजा राजा का खेल खेलते हुए देखते हैं। खेल में जब एक चोर को पकड़ा जाता है तो वो लड़का उसे सजा देता है, लेकिन फिर वो खुद को उससे दोगुनी सजा सुनाता है। और जब आचार्य चाणक्य ने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उस लड़के ने जो जवाब दिया ना, उसने चाणक्य को हैरान कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है एक महान सम्राट के बनने की कहानी। तो ये जो मुलाकात थी ना, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक अपमानित विद्वान और एक असाधारण लड़के के बीच हुई ये मुलाकात हिंदुस्तान के इतिहास का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चाणक्य, जिनके दिल में नंद राजा के किए अपमान की आग जल रही थी, वो एक ऐसे हीरे की तलाश में थे जो उस जालिम हुकूमत का अंत कर सके। और फिर उनकी नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। उन्हें अपना हीरा मिल गया था। चाणक्य ने उस लड़के की काबिलियत को तुरंत पहचान लिया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां से एक नए साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। तो सवाल ये है कि आखिर एक अकेला लड़का और एक गुरु भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे टक्कर दे सकते थे। इसका जवाब छिपा है एक शानदार स्ट्रैटेजी में। चलिए उसे ही समझते हैं। लेकिन हाँ, ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं थी। नंद साम्राज्य की विशाल सेना एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जितनी बार भी सीधे हमला करने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो ये तो साफ था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। और फिर पता है क्या हुआ? एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे पर चिल्लाते हुए देखा, क्योंकि बच्चा गरम खिचड़ी के ठीक बीच में हाथ डालकर जल गया था। माँ ने उसे समझाया, किनारों से खाओ। और बस चाणक्य के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। खिचड़ी से मिली ये सीख ही अब उनकी नई स्ट्रैटेजी बनने वाली थी। मतलब सीधे राजधानी पर हमला करने की बजाय उन्होंने किनारों से काम शुरू किया। पहले आसपास के छोटे राज्यों को जीता, स्थानीय राजाओं से दोस्ती की और धीरे धीरे नंद साम्राज्य को बाहर से कमजोर करते गए, ताकि आखिर में जब केंद्र पर हमला हो तो वो निर्णायक हो। और कमाल देखिए, ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। इस नई अप्रोच के साथ चंद्रगुप्त ने एक के बाद एक जीत हासिल करना शुरू कर दिया। एक ऐसा सिलसिला जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोने वाला था। पहले तो उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतक के साथ मिलकर नंदों को हराया। फिर बारी आई सिकंदर की सेनापतियों की, उन्हें भी खदेड़ दिया गया। और बात यहीं नहीं रुकी, यहाँ तक कि महान सेल्यूकस निकेटर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। देखते ही देखते उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैल गया। तो नतीजा क्या हुआ? ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सपने के सच होने जैसा था। अखंड भारत का सपना। लेकिन एक साम्राज्य को जीतना एक बात है, और उसे चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल, इतने विविध साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए? और यहीं पर हमें चंद्रगुप्त और चाणक्य का असली जीनियस देखने को मिलता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। तो इसका जवाब था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को बांटना। चाणक्य के गाइडेंस में इस विशाल साम्राज्य को 4 हिस्सों में, मतलब 4 प्रांतों में बांट दिया गया, और हर प्रांत की अपनी एक राजधानी थी। इससे हुआ ये कि स्थानीय लेवल पर शासन करना बहुत ज्यादा आसान और असरदार हो गया। ये पूरा सिस्टम आप समझे एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। सेंटर में पाटलिपुत्र से सम्राट सब पर नजर रखते थे, और जो प्रांतीय राजधानियां थीं वो अपने अपने इलाके के मामले संभालती थीं। ये एक परफेक्ट बैलेंस था जिससे पूरे साम्राज्य में स्थिरता और एकरूपता बनी रही। और इसका असर क्या हुआ जरा सोचिए। पूरे साम्राज्य में एक ही तरह की करेंसी, एक ही तरह के कानून, शानदार सड़कें बनाई गईं जिनसे ट्रेड को जबरदस्त बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग धर्मों और कल्चर के लोग एक साथ शांति से रह रहे थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद कोई क्या करेगा? आप ही सोचिए। चंद्रगुप्त का जवाब शायद आपको हैरान कर दे।
उनकी कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो शायद सबसे कमाल का है। सोचिए 23 साल तक कामयाबी से राज करने के बाद चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद एक मामूली जैन भिक्षुक बन गए। और आखिर में उन्होंने सल्लेखना की कठोर प्रथा को अपनाते हुए अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि एक साम्राज्य बनाने से भी ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है? शायद उसे अपनी मर्जी से छोड़ देना। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सत्ता पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।